हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। अच्छी और सच्ची बात कितनी बार भी सुनाइए और सुनिए। मैं बार बार ऐसी ऐसी वीडियो बना बना करके डालता हूँ जिससे लोग सुने, देखें, सुने, सीखें और उन पर अमल करें। क्या भारत का संविधान लिखकर वाकई कोई कारनामा किया था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने? चलो इस बार सच्चाई जान लेते हैं। 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान लिखा था। अब इससे ज्यादा मैं इस संविधान पर नहीं बोलूं, वह ज्यादा बेहतर होगा। फिर 1922 में गांधी जी ने संविधान की मांग उठाई। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल नेहरू तक ने न जाने किन किन और कितने संविधान पेश किए। ये आपस में ही एक प्रारूप बनाते और दूसरा उसको फाड़ देता, दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता, और इस तरह से 50 वर्षों में कोई भी व्यक्ति भारत का एक संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश नहीं कर सके। उससे भी मजे की बात कि संविधान न अंग्रेजों को बनाने दिया और न स्वयं ही बना सके। अंग्रेजों पर यह आरोप लगाते हैं कि तुम संविधान बनाओगे तो उसे हम आजादी के नजरिए से स्वीकार कैसे करें। बात भी सत्य है, सत्य थी, लेकिन भारत के किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि इतने बड़े देश का संविधान इतने बड़े देश का संविधान कैसा होगा और इससे क्या क्या चीजें होंगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। लोकतंत्र, व्यवस्थापिका कैसा होगा, कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, समाज के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, आदि आदि। अंग्रेज भारत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन वो इस शर्त पर कि उससे पहले भारत के लोग अपना संविधान बना लें, जिससे भारत के भविष्य के लिए जो सपने हैं उन पर भारत के लोग काम कर सकें। इसके बावजूद भी कई बैठकों का दौरा हुआ, लेकिन कोई भी भारत का संविधान की वास्तविक रूपरेखा तक तय नहीं कर सका। यह नौटंकियों का दौर खत्म नहीं हो रहा था। साइमन कमीशन जब भारत आने की तैयारी में था तो उसने पहले ही भारत के सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी। भरे स्वर में भारत के सभी नेताओं, राजाओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इतने बड़े देश में यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का मसौदा पेश नहीं करता है तो यह दुर्भाग्य की बात है। यदि तुम्हें ब्रिटिश सरकार की या किसी भी सलाहकार अथवा जानकार की जरूरत है तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, और संविधान तुम्हारी इच्छाओं और जनता की आशाओं के अनुरूप हो। फिर भी यदि तुम कोई भारतीय किसी भी तरह का संविधान मसौदा पेश करते हैं, हम उस संविधान को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लेंगे। मगर यदि तुमने संविधान का मसौदा पेश नहीं किया तो संविधान हम बनाएंगे और उसे सभी को स्वीकार करना होगा। ये चेतावनी दी। यह मत समझना कि आजकल जैसे कई संगठन संविधान बदलने की बातें करते हैं, और यदि अंग्रेज हमारे देश के संविधान को लिखते तो हम आज़ादी के बाद उसे संशोधित या बदल देते। पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि जब भी किसी देश का संविधान लागू होता है तो वह संविधान उस देश का ही नहीं, मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व समुदाय के समक्ष एक दस्तावेज होता है जो देश का प्रतिनिधित्व और जनमानस के अधिकारों का संरक्षण करता है। दूसरी बात, किसी भी संविधान के संशोधन में संसद का बहुमत और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भूमिका के साथ समाज के सभी तबकों की सुनिश्चित एवं अनुपातिक भागीदारी भी अवश्य है। इसलिए बुनियाद के ख्याल मस्तिष्क से हटा देने चाहिए। दूसरा उदाहरण, जापान एक विकसित देश है। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले से खाक कर दिया था।
उसके बाद जापान का पुनरुत्थान करने के लिए अमेरिका के राजनेता और सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों ने मिलकर जापान का संविधान लिखा था। फरवरी 1946 में कुल 24 अमेरिकी लोगों ने जापान की संसद डाइट के लिए कुल एक सप्ताह में वहां के संविधान को लिखा था, जिसमें 16 अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। आज भी जापानी लोग यही कहते हैं कि काश हमें भी भारत की तरह अपना संविधान लिखने का अवसर मिला होता। बावजूद इसके जापानी एक धार्मिक राष्ट्र और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए दोनों देश तरक्की और खुशहाली पर जोर देते हैं। लॉर्ड बर्कन की चुनौती के बाद भी कोई व्यक्ति संवैधानिक मसौदा तक पेश नहीं कर सका और दुनिया के सामने भारत के सिर पर कलंक लगा। इस सभा में केवल कांग्रेस ही शामिल नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जिसकी विचारधारा आज बीजेपी और संघ में सम्मिलित लोग थे, राजाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य भी थे। इसलिए नेहरू इंग्लैंड से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने पर विचार कर रहे थे। ऐसी बेइज्जती के बाद मोहनदास करमचंद गांधी को अचानक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का ख्याल आया और उन्हें संविधान सभा में शामिल करने की बात की। इस समय तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहीं कोई जिक्र तक नहीं था। सरदार पटेल ने यहाँ तक कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे तो क्या, हमने खिड़कियां भी बंद की हुई हैं। अब देखते हैं कि वो कैसे संविधान समिति में शामिल होते हैं। हालांकि संविधान के प्रति समर्पण को देखते हुए पटेल ने बाबा साहब को सबसे अच्छा फसल देने वाला बीज कहा था। कई सदस्य, कई समितियां, कई संशोधन, कई सुझाव और कई देशों के विचारों के बाद केवल BN राव के प्रयासों पर जिन्ना ने पानी फेर दिया। जब जिन्ना ने 2 संविधान लिखने पर अड़ गए, एक पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए। पृथक पाकिस्तान की घोषणा के बाद पहली बार 9 दिसंबर 1946 से भारत का संविधान पर जमकर कार्य हुआ। इस तरह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मसौदा तैयार करके दुनिया को चौंकाया। आज वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं जिनके पूर्वजों ने जग हंसाई करवाई और मसौदा तैयार करने के पश्चात आगे इसे अमली जामा पहनाने का कार्य हुआ, जिसमें भी खूब नौटंकियां हुई। अकेले व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने संविधान पर साफ सुथरे मन मस्तिष्क से कार्य किया। पूरी मेहनत और लगन से 26 नवंबर 1949 के दिन पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देशवासियों के सामने देश का अपना भारत का संविधान रखा, जिसके दम पर आज देश विकास और शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और कहने वाले कहते रहे, मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान को भारत कभी नहीं भुला सकता। विश्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के रूप में तक सीमित नहीं कर सकता। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया यूं ही नहीं कहा गया। कुछ तो जानना पड़ेगा उनके योगदान, समर्पण, कर्तव्य और संघर्ष को। भारत का संविधान सभी समस्याओं का समाधान। सभी को जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।